आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महिला परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मिशन शक्ति। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मिशन शक्ति देखिएगा, मिशन शक्ति है क्या। तो मिशन शक्ति का शुरुआत किया गया था, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, मिशन शक्ति शुरू किया गया था। और ये मिशन शक्ति का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2022 को। तो याद रखिएगा, मिशन शक्ति कौन से विभाग के द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया, तो 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। और इसका अवधि कब घोषित किया गया, तो 2022 में शुरू हुआ है। तो ये 2022 से, ये 21-22 में था, है ना, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इस योजना का अवधि रखा गया है, ताकि मिशन शक्ति के तहत जो उद्देश्य रखा गया है उसको पूर्ण किया जाए। इसके लिए टारगेट रखा है 2022 से 2026 के बीच में। इस कारण से अवधि हो जाएगा 2022 से 2026 के बीच में। इसका स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप याद रखिएगा, ये अम्ब्रेला स्कीम के रूप में है। और इसमें क्या बोला गया, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा गया है। और इसी की फिर बाद में क्या बोल दिया गया, मिशन शक्ति बोला गया, जिसमें क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और इसके तहत जो मिशन शक्ति है, इसके तहत 2 और स्कीम को शामिल किया गया था, मिशन सबल और मिशन सामर्थ्य। मतलब मिशन शक्ति की 2 और उप स्कीम है, सबल और सामर्थ्य। तो यहाँ देखते हैं कि सबल का अर्थ क्या होता है। सबल मतलब महिला की सुरक्षा, संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए ये काम किया जाएगा, तब ये कहलाएगा सबल। सामर्थ्य में क्या हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा, इसके तहत वो कहलाता है आपका समर्थ। 2 स्कीम में इसको बांट दिया गया था। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, पहला कि मिशन मोड में महिला की संरक्षण, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल को सशक्त बनाना, ताकि महिलाएं अपने बलबूते पर कुछ न कुछ कार्य कर सके और उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। दूसरा था, महिला को प्रभावित करने वाले मुद्दे का समाधान करके महिला प्रेरित विकास के लिए मंत्रालय, विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों में अभिसरण करना, ताकि महिलाओं को जो तत्व है ना, जो बाहरी तत्व है, आंतरिक तत्व है, प्रभावित करता है, उससे उनको छुटकारा मिल सके। दूसरा देखिए, अगला देखिएगा, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय स्वशासन निकायों की अधिक भागीदारी और जन सहभागिता। ये भी उनका क्या था, उद्देश्य था, ताकि महिलाओं का विभिन्न स्तर पर भागीदारी हो सके और सहभागिता भी वो लोग निभा सके। अगला देखिएगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो डिजिटल ढांचे को मजबूत करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका, तो मिशन शक्ति का प्रमुख उद्देश्य ये सब था। अगला देखिएगा, घटकवार विवरण दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, सबल महिलाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है OSC, वन स्टॉप सेंटर। देखिएगा, ये वन स्टॉप सेंटर क्या था और बनाने का उद्देश्य क्या था। तो वन स्टॉप सेंटर में क्या किया गया था कि महिलाओं को जो सहायता उपलब्ध कराया जा सके और महिलाओं को कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। तो महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने और उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसका गठन किया गया था, यहाँ वन स्टॉप सेंटर मतलब OSC का गठन किया गया, ताकि जितने भी महिलाएं हैं उनको आवश्यकता के अनुसार उनको सहायता मिल सके। अगला देखिएगा, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिएगा 181, जिसमें आपातकाल और गैर आपातकाल प्रक्रिया, जिसे ERSS या 112 और अन्य मौजूदा
हेल्पलाइन संस्थानों के साथ क्या किया जा सके, एकीकृत किया जाएगा। तो ये महिला हेल्पलाइन था। हेल्पलाइन अर्थात महिलाओं को उनको सहायता प्रदान किया जा सके आवश्यकता के अनुसार। कौन सा? तो हेल्पलाइन नंबर थे 181 और ERSS मतलब 112। इसी में अगला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि व्यवहार और मानसिकता में बदलाव के लिए मुख्य पहल किया गया था, ताकि बच्चों की स्थिति सुधार सके, मानसिक स्थिति सुधर सके और साथ ही व्यवहारात्मक व्यवहार भी बच्चे कर सके। ये उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसमें देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। अभी तक सभी जिले शामिल नहीं किया गया है। नारी अदालत, तो नारी अदालत में देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, महिलाओं को उत्पीड़न, विध्वंसक अधिकारों एवं हकों में कटौती आदि जैसे छोटी प्रकृति के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया। मतलब जो महिलाओं को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके प्रति क्या मिल सके, उनको न्याय मिल सके, इसलिए बनाया गया था। एक छोटे हिस्से में या छोटे रूप में नारी अदालत बनाया गया था। अगला देखिएगा इसमें समर्थ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले बनाया गया था शक्ति सदन, दुर्व्यवहार की शिकार और निराश्रित महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह। ये था शक्ति सदन। सदन मतलब मकान है ना। तो जो प्रभावित महिलाएं हैं, ये सभी चीज दुर्व्यवहार से जो निराश्रित हैं उनको क्या मिल सके, पुनः आवास मिल सके। आवास मिल सके मतलब उसको शरण मिल सके, है ना। अब घर दिया जाएगा ऐसा नहीं बोला जा रहा है। अगला देखिएगा सखी निवास। तो शहरों और नौकरी की संभावना वाले क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए। ये था सखी निवास, अर्थात जो शहर या गांव में जो काम कर रहे हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है तो उनको ठहरने की व्यवस्था प्रदान की जाए। ये था सखी निवास। अगला देखिएगा पालना घर शिशु गृह। तो पालना घर शिशु गृह में क्या था, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए, जिससे महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ सके। तो ये था पालना घर शिशु गृह। अगला देखिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें बोला गया था गर्भवती और प्रसव के चलते मजदूरी के नुकसान की भरपाई और स्वस्थ अनुकूलन व्यवहार को प्रेरित करने के लिए इस स्कीम में पहले केवल एक बच्चे शामिल किया गया था। अब दूसरे बच्चे के लिए भी लाभ दिया जाएगा यदि संतान बालिका हो तब इस योजना चालू किया। कौन सा योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब देखते हैं जो मिशन शक्ति था इसको दो भागों में बांटा गया था। उसमें से पहला है सबल, है ना, और दूसरा क्या है, शक्ति। तो यहाँ सबसे पहले देखना शुरू करते हैं शक्ति और, है ना, मिशन शक्ति के अंतर्गत सबल और सखी अर्थात वन स्टाफ सेंटर के बारे में। तो यहाँ देखिएगा वन स्टाफ सेंटर प्रारंभ कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था वन स्टाफ सेंटर का। कहाँ? अर्थात सखी सेंटर के बारे में बात कर रहा है। देश में सर्वप्रथम रायपुर में सखी सेंटर की स्थापना किया गया था। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। सखी सेंटर अर्थात वन स्टाफ सेंटर शुरू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2015 को। कहाँ शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही शुरू किया गया था सखी सेंटर। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य था घर के भीतर बाहर या किसी भी रूप में पीड़ित या संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सभी प्रकार की सुविधा, सहायता एवं आपातकालीन सुविधा तत्काल उपलब्ध कराना। मतलब हर एक तरह से महिलाओं को क्या किया जा सके, सहायता प्रदान किया जा सके। ये प्रमुख उद्देश्य था सखी सेंटर का। अब देखिएगा इसकी सुविधा क्या है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या सुविधा दिया जा सकता है इसमें। तो पहला आपातकालीन सहायता एवं बचाव का प्रावधान है ना, मतलब आपातकालीन सहायता एवं बचाव की सुविधा है यहाँ। उसके बाद दूसरा देखिएगा चिकित्सीय सहायता, है ना, किसी प्रकार से अगर बीमार है महिलाएं तो उनको क्या चिकित्सा का सहायता दिया जा सके। उसके बाद देखिएगा महिला को FIR
DIR या NCR दर्ज कराने में सहायता प्रदान करना। तीसरा था मनोवैज्ञानिक सलाह, अगर मानसिक रूप से किसी प्रकार से प्रताड़ित है तो मनोवैज्ञानिक उनको सलाह दिया जा सके। उसके बाद फिर अगला है विधिक सहायता। विधिक सहायता मतलब कानूनी रूप से महिलाओं को क्या प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उनको सहयोग प्रदान करना। उसके बाद देखिएगा अगला है आपातकालीन आश्रय। आपातकालीन आश्रय मतलब यदि आपातकाल में है, ठीक है, महिला चाहे किसी भी संबंधित हो, तो आपातकाल में महिलाओं को सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था या ये सुविधा प्रदान की जाती है। अगला देखिएगा सेंटर में 5 शेड की व्यवस्था है और पीड़ित महिला की अन्य पुनर्वास होने या 5 दिन रहने की सुविधा प्रदान यहाँ पर किया जाता है सखी सेंटर में। और प्रथम वन स्टॉप सेंटर के बारे में बात किया जाए तो कहाँ है, तो प्रथम वन स्टॉप सेंटर मतलब सखी सेंटर कहाँ है, तो रायपुर में भी देखे थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित है। मतलब छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर हर एक जिले में वन स्टॉप सेंटर अर्थात सखी सेंटर की सुविधा प्रदान की गई है। अगला देखिएगा सभी वर्ग धर्म संप्रदाय की विवाहित अविवाहित विधवा परित्यक्ता महिलाओं बालिकाओं को 18 वर्ष से कम की बालिकाएं भी सलाह सहायता मार्गदर्शन और संरक्षण दिया जा सके, ये भी विशेष तौर पे इसकी सुविधा था। अगला आंकड़ा भी देख ले तो क्या आंकड़ा दिया गया ये देख लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक इन केंद्रों में कुल 3,336 प्रकरण दर्ज किए गए, जिससे 2600 प्रकरणों का निवारण तथा 1,419 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये इसका आंकड़ा था, तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा मिशन शक्ति में सबल के अंतर्गत एक और था, कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015। डेट याद रखिएगा, है ना, मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो आरंभ कब किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, तो 22 जनवरी 2015 को ये शुरू किया गया था। उसके बाद देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन एवं विभेद को समाप्त, बालिकाओं की उत्तरजीविता व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाम से ही पता चल रहा है कि बेटी को गर्भ में मारने से, है ना, बचाया जा सके और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये उद्देश्य था किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अगला देखिएगा लक्षित जिले कौन सा, तो लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत दर 943 से नीचे आने वाले जिलों को रखा गया है लक्ष्य ग्रुप में। चयनित जिला कौन कौन सा है, तो चयन किया गया था कौन कौन सा जिला का, तो 100 जिलों को प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला शामिल था। रायगढ़ जिले को मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद भारत शासन द्वारा योजना का 161 जिले में विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ का बीजापुर भी शामिल किया गया था इसमें। उसके बाद राज्य में कहाँ का संचालन है, तो रायगढ़ और बीजापुर अभी देखे थे। अगला देखिएगा मिशन शक्ति के अंतर्गत एक और है, कौन सा, महिला हेल्पलाइन नंबर 181। इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका प्रारंभ किया गया था 2016 में प्रारंभ किया गया था। और ये क्या है, तो याद रखिएगा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। जो महिला यदि शोषित है वो क्या कर सकते हैं, इस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा आदि को कम करना
और उनको ये सहायता प्रदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य था हेल्पलाइन नंबर 181 का। अगला देखिएगा, हितग्राही कौन कौन होंगे इसके लिए, तो महिला बालिका जिसे किसी हिंसा या घटना के मामले में त्वरित सहायता की आवश्यकता है, मतलब तुरंत सहायता की यदि आवश्यकता होता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर सहयोग के रूप में प्रदान किया जा रहा है। अगला देखिएगा, संचालित जिले तो कहाँ संचालित किया गया है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक 1680 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 882 प्रकरण का निवारण किया जा चुका है अभी। ठीक है, किसके द्वारा, तो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के द्वारा। उसके बाद देखिएगा, मिशन शक्ति के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो शक्ति सदन। तो शक्ति सदन कौन से विभाग के द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कौन कौन सी योजना को और समाहित किया गया है, तो देखिएगा, स्वाधार गृह, उज्ज्वला गृह, इनको क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत, शक्ति सदन के अंतर्गत। शक्ति सदन की संख्या के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा, ये चारों जिलों में शक्ति सदन स्थापित है, अर्थात महिलाओं के लिए शक्ति सदन यहीं पर संचालित किया जा रहा है ताकि महिलाओं को सुविधा प्रदान किया जा सके। इसका प्रावधान क्या है, तो इसका प्रावधान होता है, संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था की जाती है ना, मतलब ये आवास की सुविधा मुख्य देने का काम करती है संस्था। अगला देखिएगा, अंशदान कितना है, तो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% अंशदान इसमें होता है इस योजना में। उपलब्धि देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 की स्थिति में 149 महिलाओं एवं 42 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, मतलब लाभ प्राप्त कर चुके हैं इस शक्ति सदन के द्वारा। उसके बाद देखिएगा, इसमें शामिल किसको किया गया था, अभी पढ़े थे, स्वाधार गृह। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, जो बेसहारा हैं, उनको क्या प्राप्त करना, सहायता प्रदान करना, रहने के लिए घर देना और निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सा योजना, स्वाधार गृह योजना का। उसके बाद देखिएगा, प्रावधान क्या क्या है, तो संस्था में निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जानी है, ये प्रावधान रखा गया है इस योजना के तहत। उसके बाद देखिएगा, अगला योजना है एक उज्ज्वला गृह योजना। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बच्चों एवं महिलाओं को की ट्रैफिकिंग के निवारण एवं ट्रैफिकिंग और व्यवसाय यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के उज्ज्वला योजना प्रदेश में संचालित किया गया था। किससे संबंधित है ये, महिलाओं से संबंधित है। उज्ज्वला योजना गैस वाला मत समझिएगा फिर, है ना। उसके बाद P&R होम, ये क्या था, तो ये कहाँ कहाँ, तो बिलासपुर, कोरबा और कोरिया जिले में स्वैच्छिक संगठनों के संरक्षण एवं पुनर्वास संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है, P&R होम। उसके बाद अगला देखिएगा, अंशदान कितना है, तो इसमें किसका किसका होता है, तो केंद्र सरकार का 60, राज्य सरकार का 30 और स्वैच्छिक जो संगठन होते हैं, संगठित संगठन बनाए रहते हैं, उसके द्वारा 10%, 60:30:10 का अनुपात इसमें रखा गया है। उपलब्धि क्या क्या है, तो आज तक की उपलब्धि देखिएगा, तो इसमें मिलेगा आपको क्या क्या मिलेगा, तो वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 55 महिलाएं और 19 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है इस उज्ज्वला गृह योजना के द्वारा। अगला देखिएगा, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू किया गया था। ये शुरू कब किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1 जनवरी 2017 को। कौन सी योजना शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू किया गया, 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा कि गर्भावस्था में
काम न कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की आंशिक भरपाई, गर्भावस्था एवं मातृत्व के बाद पर्याप्त विश्राम एवं स्तनपान एवं अच्छे पोषण को बढ़ावा देना। मतलब जितने भी आर्थिक रूप से यदि नुकसान हुआ है गर्भावस्था के दौरान तो उसकी भरपाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला देखिएगा इसमें प्रावधान क्या क्या रखा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की सहायता सीधे हितग्राही के खाते में जमा कर दिया जाता है। गर्भ का पता चलने के पश्चात पंजीयन कराने पर 1,000 रुपये दे दिया जाता है। 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच के उपरांत 2,000 और बच्चे के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण के पश्चात 2,000, मतलब टोटल 5,000 का भुगतान कर दिया जाता है किस्तों में। उसके बाद देखिएगा दूसरा और क्या किया गया है इसमें। तो आरंभ में यह योजना केवल प्रथम जीवित जन्म लेने वाले बच्चों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब दूसरी संतान यदि बेटी होती है तो भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। देखिएगा इसमें क्रियान्वित कहाँ कहाँ पर है। तो राज्य के सभी जिलों में 220 एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। विशेष क्या है इसमें। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 62,461 हितग्राही को लाभान्वित किया गया है, अर्थात लाभ पहुंचाया गया है। अगला देखिएगा इसमें मिशन शक्ति सखी निवास अर्थात कामकाजी महिला हॉस्टल। तो इसमें क्या किया गया। तो इसका प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया था। तो 1972-1973 से। इसमें विलय किसको किया गया था। इसमें विलय किया गया था किसको, सखी निवास के रूप में विलय किया गया था। सखी निवास मतलब जो महिला को हॉस्टल प्रदान किया जाता है उसी को सखी निवास के रूप में जाना गया है ना। पीडीएफ में कुछ खराबी है लेकिन कुछ कुछ चीज़ को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अभी, है ना, वीडियो को स्किप ना करके। अंशदान कितना है। तो याद रखिएगा जो भारत सरकार का है ये भारत सरकार का 60 हिस्सा और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, 40 हिस्सा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये अंशदान कितना अनुपात में है। तो 60:40 के अनुपात पे अंशदान दिया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा अगला इसका उद्देश्य क्या था। तो जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं, है ना, उन सभी कामकाजी महिलाओं को उच्च शिक्षा क्या मिल सके, प्राप्त हो सके। तो जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। और इसका क्षेत्र क्या है। तो शहरी, ग्रामीण, कस्बा, ये सब एरिया में इसको लागू किया गया है। लाभार्थी कौन होंगे। तो इस योजना के तहत जो कामकाजी महिला काम कर रहे हैं लेकिन अपने शिक्षा स्तर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उनकी सहयोग के लिए होगा। अगला प्रशिक्षु महिलाएं अर्थात नौकरी कर रहे हैं कुछ सीमित क्षेत्र में लेकिन अपने पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाए तो उनके लिए भी ये योजना है। तीसरा है कामकाजी माताओं को 18 वर्ष तक की लड़कियों एवं 5 साल तक के लड़के को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।